बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी और समीर चौकोंकर जी हैं। ब्रेक से पहले बंगाल की खूब बात हुई। प्रचार का आखिरी दिन है आज और सहमति मतलब परसेप्शन में ये बन रही है कि बीजेपी को बढ़ना चाहिए। अब जीत हार तो खैर जनता ही बताएगी और 4 मई को ही पता चलेगा। वैसे भी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, ओपिनियन पोल होता भी किसी के पास तो दिखा नहीं सकते थे। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। अच्छा, तमिलनाडु से पहले मैं आपको बंगाल की 2 इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बता देता हूं, उसमें भी आप देखिए, क्योंकि इसमें भी जो है सार छुपा हुआ है पूरा इस कैंपेन का। पहली खबर जो है वो ये कि बंगाल में चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी कैसे एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। देखिए आप, कैंपेन को भी निशाना बनाया जा रहा है। कैंपेन को कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत हो गई। इस मामले में कोलकाता पोर्ट से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं राकेश सिंह, उन्होंने टीएमसी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। राकेश सिंह ने आरोप लगाया है कि ये जब झगड़ा चल रहा था तो उस वक्त टीएमसी के जो लोग वहां सामने आए थे, उन्होंने मिनी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, क्योंकि कई लोग जो है वो पोर्ट एरिया को, यहाँ से फिरहाद हकीम है बेसिकली यहाँ कैंडिडेट, बड़े कद्दावर नेता हैं टीएमसी के, और वो ऐसी हिंदू मुसलमान वाली बात करते रहते हैं। हिंदू नहीं, मुसलमान वाली बात करते हैं। तो इसको कुछ लोग मिनी पाकिस्तान कहने लगे। तो यही वो आरोप बीजेपी वाले लगा रहे हैं कि वो नारा लगा यहाँ पे। अब हुआ क्या था, हुसैन शाह रोड पर बीजेपी कैंडिडेट राकेश सिंह की पब्लिक मीटिंग हो रही थी। टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, उन्होंने बीजेपी वालों के सामने जय बांग्ला के नारे लगाए, इधर से जय श्री राम के नारे लग गए। अब इसी में आप समझ लीजिए, मेरे हिसाब से तो अगर जय बांग्ला का जवाब जय श्री राम से दिया गया तो नहीं दिया जाना चाहिए था, बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। जय बांग्ला का जवाब जय बांग्ला ही होना चाहिए था, क्योंकि ये उनका कैंपेन यही है कि हम जय बांग्ला वाले हैं, ये जय श्री राम वाले हैं। खैर एनीवे, इसके बाद बहस हुई दोनों कार्यकर्ताओं के बीच में, काफी हंगामा हुआ। बीजेपी इस हंगामे के लिए लोकल पुलिस को और डिप्टी कमिश्नर को भी आरोपी बता रही है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है। बीजेपी और टीएमसी दोनों के कार्यकर्ताओं को उसमें अरेस्ट भी किया गया है। और ये जो सीट है एनीवे, ये वैसे टीएमसी का बहुत मजबूत गढ़ है। फिरहाद हकीम बहुत मजबूत नेता हैं टीएमसी के। तो एक हंगामा तो जो है ये होता। पहले इसी की बात कर लेते हैं। सर, जो आपने पहली अभी पीछे आप कह रहे थे ना, लोकल, आपने भी कहा था लोकल वर्सेस आउटसाइडर, और आपने कहा था बंगाली अस्मिता जी, वही मामला है। ये मामला वही है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी को जय श्री राम का नारा नहीं लगाना, मतलब कोई मैं धर्म के हिसाब से नहीं कह रहा, वो जय बांग्ला और जय बांग्ला ही हो सकता है। ममता जी का तो पूरा का पूरा कैंपेन ही जय बांग्ला को लेकर है और बंगाली अस्मिता को लेकर। और हम लोग बार बार चर्चा करते रहेंगे, बंगाल और तमिलनाडु जो दोनों स्टेट हैं वो सब नेशनलिज्म पर काम करने वाले स्टेट है। वहाँ पे तमिल अस्मिता, यहाँ बंगाली अस्मिता। और ममता जी ये लड़ रही हैं। वो प्रधानमंत्री जी अमित शाह के खिलाफ कोई बड़ा कैंपेन नहीं चला रही, वो केवल यही चला रही कि वो बंगाली नहीं है, ये बाहर के लोग हैं। और वहाँ बीजेपी की उस लड़ाई में वो आगे नहीं आ रहे, तो जय बांग्ला का करके वो तो उस ट्रैप में ही ला रहे हैं आपको कि जय श्री राम का नारा लगाए। उन्होंने उकसाया, आप भड़क गए। तो वो एक बड़ी लड़ाई है। उस लड़ाई से कैसे पार होंगे, जैसे हम लोगों ने पहले भी इस पर चर्चा की कि जब बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन BL संतोष साहब ने कहा था कि ये कल्चरल और सिविलाइजेशनल वॉर है, तो मैंने कहा सिविलाइजेशनल वॉर तो बंगाल में है, ममता जी भी वही लड़ रही है। दोनों की सिविलाइजेशन में फ़र्क है। वो बंगाली सिविलाइजेशन पर काम कर रही है, वो हिंदू सिविलाइजेशन पर काम कर रहे हैं। तो क्या वो उस लड़ाई को उस तरह से जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, ये असली लड़ाई वहाँ पर चल रही है। बाकी सब चीज़ें, एक और बड़ी बात बताई एक और मित्र ने कि पिछले चुनाव में बीजेपी कह रही थी कि वहाँ डोला बोलते हैं जो ये देते हैं आप फ्री बीज और उसके लिए कि ममता जी के, तो बीजेपी कहती थी कि ये सब के चक्कर में मत पड़ो, ये तो 2 दिन की बात है, 1000 रुपये 1500 रुपये, हम आपको परमानेंट नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, ये वो। लेकिन वो उनको समझ में आया कि उससे काम नहीं चलेगा। तो इस बार बीजेपी भी ममता की जो नीति वो है फ्री बीज या जो, उसके जवाब में काम दुगना करने और वो लड़ाई लड़ रही है। तो एक नए तरीके की बीजेपी वहां लड़ाई लड़ रही है। आप देखिए एक और किस्म की लड़ाई कैंपेन में कैसे होती है। जो पावर में होता है वो पावर में होता है। सत्ता जब किसी को मिलती है तो ही पता चलता है कि इसमें कितनी ताकत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रोड शो कर रही है बंगाल में। मुख्यमंत्री, बीजेपी ने भी तो बहुत सारे मुख्यमंत्री उतारे हुए। अब दिल्ली की चीफ मिनिस्टर कर रही है कैंपेन और लाइट कट गई, अंधेरा हो गया। अब कटी या काटी गई। बीजेपी तो ये कह रही है कि टीएमसी ने मशीनरी का दुरुपयोग किया और हमारी मुख्यमंत्री जो है वहां कैंपेन कर रही थी तो स्ट्रीट लाइट्स ही बंद करवा दी। लेकिन फिर भी रोड शो रुका नहीं, रोड शो जो है वो चलता रहा। अब अगर ये काटी भी हो किसी ने, मतलब किसी के कहने पर बिजली विभाग ने उस इलाके में अगर अंधेरा कर भी दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये चुनाव है, चुनाव में सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। क्यों समीर जी?
बिल्कुल, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्री वहां प्रचार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से धुआंधार प्रचार किया है, पूरे चुनाव प्रचार को जिस तरीके से ऊर्जा उन्होंने भरा, और कार्यकर्ता जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे थे, जिस तरीके से वहां पर जोश में थे। रेखा गुप्ता भी वहां भारतीय जनता पार्टी की अकेली महिला मुख्यमंत्री है, तमाम राज्यों में प्रचार करने जाती है। ये बता रहा है कि जिस तरीके से वहां बिजली काटी गई तो ममता बनर्जी कितनी सरकार हताश है। ठीक है, अब ये कहा सकता है कि भाई इस समय तो ममता बनर्जी तय नहीं करेगी, लेकिन अधिकारी कौन बैठे? रेखा गुप्ता के समय लाइट कट जाती है। अभी देवेंद्र फडणवीस ने जब प्रचार किया तो वहां पर तमाम तरह के गतिरोध उत्पन्न कर दिए गए, कार्यकर्ताओं को वहां जाने नहीं दिया गया, गाड़ियां रोक दी गई, चेकिंग के बहाने के नाम से तमाम तरह की तकलीफें दी गई। तो इस तरीके से अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। ये बता रहा है कि इस समय टीएमसी किस हालत में। और अभिषेक बनर्जी इस बार चुनाव प्रचार करने से ज्यादा वो पूरी रिपोर्ट ये ले रहे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अमित शाह की रैली में कितने लोग आ रहे हैं, लोग कैसे खुद होके आ रहे हैं, कितने इकट्ठे किए जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की रैली में इतने लोग क्यों आ रहे हैं, वो अपने वहां के स्थानीय नेताओं से ये बात के लिए पूछ रहे हैं। तो ये बता रहा है कि अगर अभिषेक बनर्जी इस बात की चिंता कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की रैली में खुद होकर इतने लोग आ रहे हैं, तो टीएमसी कहां खड़ी है इस समय? सर वैसे मैं बताऊं, मैं कई बार कह चुका हूं, भीड़ तो मैं तो नहीं मानता कोई पैरामीटर। हमारे यहाँ तो हर जगह लोग चले ही जाते हैं। मुझे अखिलेश यादव की बात याद आती है 2017 के इलेक्शन में, जब 2017 था, बंगाल का मामला लगे, बंगाल में लोगों को पता है कि बाद में पिटाई होती है। उन्होंने कहा कि मेरी रैलियों में जो लोग, आज तो मैं ये सोच रहा हूं नतीजे के बाद, ये जो लोग आते थे मेरी रैलियों में कौन थे? इन्होंने आते तो इतने लोग, तो वोट क्यों नहीं दिया? 2017 की बात तो बंगाल में तो नाम नोट किया जाता है, फोटो लिए जाते हैं मोबाइल पे कि ये भाजपा की रैली में गए थे, इनको बाद में घर जाके देखेंगे। ऐसे में अगर लोग खुद होके आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं और महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है, तो ये गंभीर बात है ना। रेखा जी का बड़ा असर हो सकता है बंगाल के चुनावों में। सर महिला कार्ड तो, हाँ इसीलिए मैंने कहा बीजेपी चलना चाहती है ना इस बार। यही तो मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं जी। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। अब तमिलनाडु में मैंने आपको बताया कि डीएमके जो है वो अपनी सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रही है। इलेक्शन कैंपेन में अब बस कुछ घंटे बाकी हैं। इस आखिरी वक्त में सारे दल जो हैं तमिलनाडु में भी पूरी तरह सड़कों पर उतरे हुए हैं। हर बार की तरह कांग्रेस इस बार डीएमके के साथ अलायंस में तो है, लेकिन दोनों के बीच में एक रार दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच में सीट बंटवारे को लेकर एक खटास है, और इसका नतीजा यह हुआ कि कैंपेन के लास्ट लेग में भी राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर स्टालिन, इनकी एक जॉइंट रैली नहीं हुई, एक भी। अभी भी कोई भी कांग्रेसी नेता और डीएमके का नेता साथ में प्रचार नहीं कर रहा है वहां पे, एक अलायंस में होते हुए। अच्छा, राहुल गांधी अगर मंच शेयर करेंगे तो स्टालिन के साथ ही करेंगे ना, और किसी के साथ तो करेंगे नहीं। अब वो किसने मना किया, कि किसने इनकार किया, ये भी समझा जा सकता है। इसके पीछे की पृष्ठभूमि ये बताई जाती है कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने काफी असर्ट किया सीटें अपने लिए इस बार पिछली बार से ज्यादा लेने के लिए। और ये, हाँ सर, 45 सीटें। अब मिली कितनी है? 18 सीटें मिली है। नहीं 27 45 मांग रहे, 27 मिली। तो दूसरा, ये कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना था कि भाई इलेक्शन से पहले हमको सरकार में शामिल करो, हमारा सरकार में कुछ से होना चाहिए, तभी तो जनता के बीच में हम कुछ करने लायक हैं। डीएमके ने वो बात नहीं मानी। इनको ना सीटें दी उस मुताबिक और ना सरकार में जगह दी, और इलेक्शन कैंपेन में दोनों अलग अलग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे भी जा रहे हैं, राहुल गांधी भी जा रहे हैं। दूसरी तरफ कौन जा रहा है? वहां तेजस्वी भी जा रहे हैं, वहां पर केजरीवाल भी जा रहे हैं। अब केजरीवाल और राहुल गांधी साथ सभा कर ले, अगर वहां तेजस्वी गए हैं तो वो कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए भी प्रचार कर ले, नहीं वो डीएमके के लोगों के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो ये बड़ा साफ साफ जो है एक भेद जो है यहां पर दिखाई दे रहा है। अब राहुल गांधी गए तो क्या बोले? राहुल गांधी ने बात वहां सही पकड़ी, मतलब लोगों को घर करने वाली बात पकड़ी। उन्होंने कहा ये इलेक्शन जो है, आप ये मत सोचो कि ये डीएमके एरिया, ये डीएमके का इलेक्शन है, या मतलब महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए का इलेक्शन है, जिसको एनडीए में लीड कर रही है या ये डीएमके। नो, उन्हें एनडीए का मतलब है न्यू दिल्ली अलायंस। ये दिल्ली वाले लड़ रहे हैं यहां के, और तमिलनाडु में दिल्ली वालों का डर दिखाओ तो काम करता आया है आज तक, और राहुल गांधी ने वही नब्ज पकड़ी है। सुनिए। Has happened recently in Bihar. Chief Minister of Bihar has been removed and a BJP man has been placed there. Why? Because the Chief Minister of Bihar is compromised. Say a word and he silently went to the Rajya Sabha. Past deeds have allowed the BJP to control him completely. And that is what they want to do here in Tamil Nadu. Adaitan want to have a government which they fully control. Chief Minister who does exactly what they say. Something that we are never going to allow them to do. No matter what dream they have, they will never ever control the government or the people of Tamil Nadu.
अब उन्होंने इसके लिए उदाहरण दिया नीतीश कुमार को। देखिए, चीफ मिनिस्टर से राज्यसभा का सांसद बना दिया और बिहार की सरकार हड़प ली। यही काम ये AIADMK के साथ करना चाहते हैं तमिलनाडु में। जी त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, राहुल गांधी की रणनीति मतलब जिसने भी बनाई हो, ये किसी और राज्य में सुनने में रहता तो थोड़ा प्रभावी भी होता और शायद उसका मतलब भी निकलता। लेकिन तमिलनाडु में जहां की पूरी राजनीति दिल्ली वालों का मतलब, तमिलनाडु के विरोधियों का मतलब वो कांग्रेस पार्टी रहा है, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं रहा। भाजपा तो वहां मतलब जिसको कहते हैं ना कि तू कौन मैं खाम खा, तो उस स्थिति में है। अगर वहां राहुल गांधी ये बयानबाजी कर रहे हैं तो इसका दो मतलब हो सकता है। एक तो ये कि उनको राजनीति की समझ शून्य है, बस जाते हैं भाषण करके चले आते हैं, जो कि मैं नहीं मानता हूं भाई नेता प्रतिपक्ष हैं ऐसे कैसे कह दें। दूसरा ये कि उनको भारतीय जनता पार्टी बड़ी होती दिखने लगी है। जो भारतीय जनता पार्टी वहां कुल 27 सीटों पर लड़ रही है, उसका गठजोड़ उनको इतना ताकतवर लग रहा है जो AIADMK के साथ, कि उनको लग रहा है कि अरे तो दिल्ली वाला गठजोड़ ताकतवर हो जाएगा। मुझे लगता है कि यह चिंता की बात होनी चाहिए स्टालिन साहब के लिए, जहां इतनी बड़ी लड़ाई स्टालिन कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल ये जो एंटी तमिल लोग हैं ये हैं वो हैं, और भाजपा क्या कहती है, हम सेंगोल से लेकर CP राधाकृष्णन तक हम तो आप ही के लिए पीछे पड़े हुए हैं, हम तो तमिल अस्मिता की बात करते हैं, हम तो तमिल कवि, तमिल भाषा, तमिल संस्कृति उसकी बात करते हैं। उसमें राहुल गांधी जी भी बोलेंगे तो किसका भला कर रहे हैं, ये थोड़ा समझना मुश्किल है। एक बात जो मैंने आपको बताया ना, ये साथ में सभाएं नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा एक अजीब बात है। अब एक केजरीवाल वाला बयान भी आप सुन लीजिए, फिर उससे बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल वहां पर गए, अरविंद केजरीवाल ने भी यही बात की जो राहुल गांधी वहां बोल करके आए हैं। उनके निशाने पर भी भाजपा थी, उन्होंने तो प्रॉपर रोड शो किया स्टालिन के साथ। ये देखिए, ऐसी तस्वीर राहुल गांधी के साथ नहीं दिखाई देगी आपको स्टालिन की कोई। ये बड़ी बात है, मतलब कि भाई आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी है वहां पे। आम आदमी पार्टी क्या मतलब वहां पे, लेकिन फिर भी गठबंधन में केजरीवाल को बगल में खड़ा करके जीप में या वैन में वो रोड शो निकाल रहे हैं। चीफ मिनिस्टर है भाई, चीफ मिनिस्टर इस तरीके से सड़कों पे एक नेता को बगल में हाथ लिए चल रहा है, तो वो बताता है कि ये मेरा करीबी है। और कहा भी केजरीवाल ने कि ये तो मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे भाई जैसे हैं। ये सुनिए और क्या बोले वो। NDA stands for New Delhi Alliance. NDA is not BJP and ADMK. NDA is only BJP. BJP has captured ADMK. ADMK is completely in the grip of BJP. See what has been done in Bihar. The Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, he was Chief Minister till yesterday. Today he has been reduced to merely a Rajya Sabha member. Why? This will be done with ADMK also. ADMK will be broken into 3 parts and BJP will take over. इसमें आ जाओ। तो केजरीवाल साहब ने भी वही बात की जो राहुल गांधी कह रहे थे, भाई आप डर दिखा रहे हैं, AIADMK गलत करेगी, इसका नहीं, बीजेपी गलत करेगी और वो भी AIADMK के साथ गलत करेगी और फिर आपका इस्तेमाल करेगी। देखिए, इस समय तमिलनाडु की पॉलिटिक्स ये 2 गठबंधनों से अलावा एक नया पॉलिटिकल फॉर्मेशन जो है उस पर आधारित है। और ये जो कैंपेन हो रहा है ये तो, और दोनों द्रविडियन पार्टीज जो हैं वो कुल मिलाकर 80% वोट कंट्रोल करती हैं। और ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी फ्रिंज प्लेयर्स हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो कई मामलों में आप इनका ये भी देखेंगे कि ये पार्टियां जो वहां लड़ रही हैं उनका अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा। और इसमें टीवी के जो है विजय की पार्टी वो बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करेगी। और वो यहां पे ऑपोजिशन को वोट करने की बात हो रही है कि ऑपोजिशन का ही वोट कटेगा, तो वो वोट किसको जाएगा। तो यहां पर अब तक जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उसमें डीएमके का अपर हैंड है, डिस्पाइट द फैक्ट कि डीएमके या वहां रेपिटेशन नहीं होता है केरल में जैसे होता था, हालांकि वहां भी एक बार रिपीट हो गया था, कहीं ऐसा चांस वहां तो नहीं है। और मार्जिनल प्लेयर्स ये दोनों हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मतलब एआईडीएमके पर बीजेपी है, डीएमके पर कांग्रेस है। और कांग्रेस और डीएमके का हमेशा एक 19-20 का संबंध रहा है, कभी वो साथ बैठ के आप देखेंगे पॉलिसी डिसीजन में भी वो साथ नहीं रहते हैं। और पूरी डीएमके की पॉलिटिक्स तो एंटी कांग्रेस रही है, इतिहास आप उठा के देख लीजिए। एआईडीएमके तो कभी कांग्रेस के साथ रही भी थी, कई बार उन्होंने साथ भी लड़ा है। लेकिन इस समय जो पॉलिटिक्स वहां है अगर उसको देखें वो बड़ा रोचक होगा कि विजय कितना सीट ला, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 15 से 20%, लोग कह रहे हैं 17% भी, और वो किनका वोट काटेंगे और उनको कितना सीट आएगा। अल्टीमेटली यहां पर जो एज मुझे दिख रहा है, जितना मैं समझ पा रहा हूं, वो
हमेशा डीएमके को ही होगा। और क्योंकि जो एआईएडीएमके का जो एक इलेक्शन सिंबल था या एक इलेक्शन फेस था जयललिता का, वो तो हम नहीं है नहीं, पहले एमजीआर थे, वो अब है नहीं। अब उनका लेगेसी वो पलानीस्वामी कर रहे हैं, तो वो कितना इस वोट चुनाव में जो आपने कहा कि एक तीसरा भी अब जी, एक फैक्शन या एक तीसरा पोल भी खड़ा हो रहा है, उसमें आप विजय को मानते हैं केवल, या विजय भी और बीजेपी भी? बीजेपी उस सेंस में मार्जिनल प्लेयर है, क्योंकि अभी तक दोनों मेन स्ट्रीम पार्टियां जो हैं कांग्रेस और बीजेपी, दोनों एक बैसाखी के सहारे वहां पर खड़ी हैं, और दोनों जितना सपोर्ट एआईएडीएमके या के वोटर्स दे पाएंगे बीजेपी को और डीएमके के कांग्रेस को दे पाएंगे, और इतिहास भी यही बताता है। तो मुझे नया डेवलपमेंट वहां नहीं, क्योंकि द्रविडियन पार्टी जो है एंटी आप कहें नॉर्थ इंडिया या एंटी हिंदी या एंटी जो दिल्ली वो कह रहे थे, वो रही हैं। तो ट्रेडिशनली मुझे नहीं लगता है कोई नया परिवर्तन यहां पर पिछली बार 20 सीट लड़ी थी भाजपा, 2.62% वोट मिला था बीजेपी को। लड़ तो इस बार भी उससे बहुत ज्यादा 27 सीटें नहीं रही, 27 सीटों पे 27 पे लड़ रही है। तो पिछली बार 2.5% वोट था बीजेपी का, तो कितना ही बढ़ जाएगा बीजेपी का वोट? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। वो तो जाहिर है कि अगर मेन फोर्स तो वहां एडीएमके, एडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी कितना वैल्यू एडिशन कर पाएगी, असली ये कह रहे हैं अभी भी डीएमके आगे दिखती है। नहीं, अभी मुझे भी डीएमके आपको भी DMK आगे मुझे भी दिखती आगे है, दिखती है। और विजय की बात भी कर विजय इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस चुनाव में। और यदि कहना चाहिए क्या कहते हैं त्रिशंकु सरकार, यदि त्रिशंकु विधानसभा वहाँ पे बनती है, हंग असेंबली होती है, तो उसमें विजय की इंपॉर्टेंट भूमिका हो सकती है। विजय बहुत महत्वपूर्ण तभी होगा ना अगर विजय को अच्छी सीटें मिले। अच्छी सीटें मिले, ऐसी संभावना वहाँ दिख रही है। और डीएमके तो वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी है। ये एक बात समझाएं कि एआईडीएमके पे क्यों नहीं निशाना बना रहे, इसलिए क्योंकि वो तो दोनों द्रविडियन पार्टी है ना, तो उनके खिलाफ आप नहीं निशाना बना सकते। कांग्रेस हो, अरविंद केजरीवाल हो, वो केवल बीजेपी पर ही निशाना बना के वो एंटी द्रविडियन एक जो इमेज है उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो तो बीजेपी या जो और पार्टी है उनको करना चाहिए था, याद दिलाना चाहिए था कि जो देवेगौड़ा सरकार थी, कांग्रेस ने गिराई थी सीताराम केसरी अध्यक्ष से, मैं रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूँ, तो वो सरकार तो इसलिए गिरी थी क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि डीएमके राजीव गांधी असैसिनेशन में शामिल है, आरोप उसका शामिल था जैन कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले। तो वो डीएमके आज कांग्रेस के साथ है। हालांकि दोनों पार्टियां सबके साथ रह रही हैं, लेकिन चुनाव में यदि आप आना ही चाहते हैं तो कहीं पर भी उतर जाए। सर एक्चुअली दोनों ही अलायंस असहज है, असहज है, दोनों ही असहज। एआईएडीएमके को भी बहुत बीजेपी को साथ लेके चलने इसीलिए में क्योंकि दिक्कत होती है। वो विजय का सर द्रविडियन राजनीति करते हैं ना। उसको डीएमके एडीएमके के साथ ये भी तो कहिए ना कि कांग्रेस और भाजपा भी तो असहज है, उनकी कोई स्थिति ही नहीं। इस बार सर दोनों नेशनल पार्टीज वहां पिछलग्गू हैं, दोनों बहुत कोशिश करके भी अपना कोई नहीं कर ऐसा सकते, हाँ। मोमेंटम नहीं क्रिएट कर पाई हैं। एक चीज, हाँ लेकिन बड़ा एक इंटरेस्टिंग ये भी हुआ कि इस बार जो शशि कला जो है वो अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ रही है, उनका भतीजा दिनकरन वो एआईडीएमके के साथ चला गया है। और मुझे लगता नहीं कि विजय कोई बहुत बड़ा फैक्टर होगा। आप देखिए पूरे चुनाव प्रचार में विजय कुछ मतलब पूरा कंफ्यूज दिखे। कुछ आप रैली साइकिल पीके निकलेंगे क्या? बीजेपी के लक्षण वही है, पीके निकलेंगे क्या? मतलब पीके मतलब उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया। आप देखिए वो बिल्कुल, आप जो चुनाव प्रचार करने जा रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, किसी ने आपके ऊपर हार फेंका तो आप दौड़ के गाड़ी के अंदर चले जा रहे हो, आप लोगों से मिल नहीं रहे हो। उनका ओवरऑल देखिए किसी भी चीज को लेकर उनका क्लियर नहीं है स्टैंड लेके। तो मुझे नहीं लगता कि कोई उन्हें 4% भी वोट मिलेंगे। उन्होंने अपने रोड शो में जो है गाड़ी में अंदर बिठा लिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया उसको। मतलब एक तो अभिनेताओं को भगवान जैसा ही माना जाता है, वैसे ही माना जाता है तमिलनाडु में। मतलब कोई आशीर्वाद मांगे अलग बात है, वो दे भी दे कोई।